हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है यानी पाठ का नाम है साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन मूल तत्व। तो इसमें देखिए, आपका पूरा पाठ साझेदारी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा आज की वीडियो में साझेदारी का अर्थ क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है व्यापार में। तो ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि जो एकल व्यापारी होता है, मतलब किसी व्यापार को अकेला करने वाला व्यापारी क्या कहलाएगा? एकल व्यापारी। तो जो एकल व्यापारी होता है, उसकी कार्य कुशलता और पूंजी की व्यवस्था, ठीक है, कहने का मतलब उसके द्वारा किए गए कार्य व्यापार के लिए और उसके द्वारा लगाया गया धन पर्याप्त नहीं होता है। अब क्यों पर्याप्त नहीं होता है? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन, भाई व्यापार अगर बड़ा, उसके आकार को बृहद करना है या विस्तृत करना है तो अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इतनी ज्यादा पूंजी लगा पाना क्या होता है? बहुत ही कठिन काम होता है। तो एक व्यक्ति अपने व्यापार को विस्तृत कर पाने में अपने आप को क्या पाता है? असक्षम पाता है, यानी सक्षम खुद को नहीं पाता है। तब किसकी जरूरत पड़ती है? और भी दूसरे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो इसी जरूरत से क्या होता है? साझेदारी की स्थापना होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है, अब देखिए साझेदारी की आवश्यकता कैसे हुई। हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास धन है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसके पास व्यवसाय को संचालित करने के लिए योग्यता भी होगी या कि बौद्धिक क्षमता भी होगी। हो सकता है किसी के पास बौद्धिक क्षमता है लेकिन उसके पास धन नहीं है। तो कहने का मतलब इन्हीं सब कमियों के कारण या अभाव के कारण या कि कठिनाइयों के कारण किसकी जरूरत हुई? साझेदारी की जरूरत हुई। तो अब ध्यान से देखिए, साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो साझेदारी का अर्थ जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यापार को चलाने हेतु आपस में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं या कि इकट्ठा होते हैं। वैधानिक व्यवसाय क्या कहलाएगा? कहने का मतलब सरकार के नियमों के अनुरूप या कि उसके अनुसार चलाया गया क्या कहलाएगा? वैधानिक व्यापार। ठीक है, वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए कैसे इकट्ठे होते हैं? सामूहिक रूप से। ठीक, एवं क्या क्या लगाते हैं? पूंजी, योग्यता और श्रम, ठीक, को लगाते हैं। एवं लाभ हानि को क्या करते हैं? आपस में विभाजित करते हैं। और ये लाभ हानि किस बेस पे विभाजित करेंगे? ये लाभ हानि का रेशियो, जो अनुपात होता है, इनका पूर्व निर्धारित होता है। यानी ये लोग पहले से ही सुनिश्चित करके रखते हैं कि कौन सा साझेदार लाभ या हानि में कितना हिस्सा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी क्या? साझेदारी का अर्थ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद साझेदारी की परिभाषा पढ़ेंगे। तो साझेदारी की परिभाषाएं विद्वानों तथा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1900 आपका 32 की धारा 4 के अनुसार भी दिया गया है। तो देखिए, वैधानिक परिभाषा में आपका ये जो साझेदारी अधिनियम 1932 है, वो क्या बोल रहा है? तो साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए क्या होते हैं? सहमत होते हैं। कहने का मतलब होता क्या है कि कुछ लोग आपस में, मतलब व्यापारी क्या करते हैं, साझेदारी क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर किसी भी कार्य को करते हैं और
उन व्यक्तियों में से, कहने का मतलब उन्हीं साझेदारों में से कोई एक साझेदार क्या करेगा, फर्म के कार्यों को संचालित करेगा या कि व्यवसाय के कार्यों को संचालित करेगा, और उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सभी साझेदारों का कार्य माना जाएगा। ठीक है, और उसी के बेस पे अगर लाभ हानि हो रही है तो सभी लोग आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक, अब ये तो हुई आपकी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की परिभाषा। अब एक परिभाषा हम देखते हैं किसी विद्वान की। तो देखिए, किसी विद्वान की अगर देखते हैं तो किम्बाल के अनुसार देखते हैं। तो देखिए किम्बाल क्या बोल रहे हैं, साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है। समुदाय का मतलब होता है यही कि सामूहिक रूप से वो इकट्ठे होते हैं जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का संयोग करते हैं। कहने का मतलब वो अपनी पूंजी और सेवाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा, आप जब भी परिभाषा पढ़ोगे तो आपको अपने शब्दों में इसको नहीं लिखना है। जो जैसा विद्वानों द्वारा लिखा गया है, बताया गया है, वही आप पूरा लिखेंगे। अपने शब्दों में परिभाषा आप कुछ भी नहीं लिखोगे। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी के लक्षण। इसके लक्षण में देखिए, आपको पहला लक्षण हम बताएंगे कि साझेदारी के लक्षण में सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, तो साझेदारी कब कहलाएगी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको कि किसी भी साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर अधिकतम की बात की जाए तो बताया गया है, वो भारतीय अधिनियम 1932 की धारा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 साझेदार ही होना मतलब जरूरी है। अगर मान लीजिए 10 से ज्यादा साझेदार होते हैं तो वो कैसी साझेदारी मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो पहली तो साझेदारी की विशेषता क्या हो गई, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति किसी व्यापार को संचालित कर रहा है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी के लिए न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। अब हम लोग दूसरी देखेंगे विशेषता, पारस्परिक संबंध या अनुबंध। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा लक्षण आपका क्या है, पारस्परिक संबंध या अनुबंध। तो जो साझेदार होते हैं उनके बीच कोई ना कोई समझौता होना भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर उनके बीच कोई भी समझौता नहीं है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। अब ये समझौता क्या हो सकते हैं, तो देखिए, साझेदारों के मध्य पहली बात तो ये समझौता होना आवश्यक है कि जो लाभ हानि होगा व्यवसाय को संचालित करते हुए, व्यवसाय के गतिविधियों के द्वारा जो लाभ हानि होगा उसका बंटवारा कौन करेगा, मतलब किस रेशियो में होगा, किसको कितना लाभ हानि होगा। और आपको ये भी जानना आवश्यक है कि ये जो संबंध है, पारस्परिक संबंध या अनुबंध, ये लिखित होंगे उनके बीच या मौखिक होंगे। लेकिन एक बात आपको जानना आवश्यक है कि साझेदारी अनुबंध होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके बिना, समझौते के बिना साझेदारी नहीं मानी जाती है, ये अवैध मानी जाएगी। और जो अनुबंध होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा तरीका, एक लिखित और दूसरा
मौखिक। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखित समझौता सर्वश्रेष्ठ समझौता माना गया है। तो आपके लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि साझेदारों के बीच पारस्परिक संबंध या अनुबंध होना अत्यंत आवश्यक है, और ये संबंध दो तरीकों से हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये अनुबंध लिखित और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता ही सर्वश्रेष्ठ समझौता माना गया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम लोग देखेंगे वैधानिक व्यवसाय। साझेदारी के लक्षण में तीसरा पॉइंट है हमारा वैधानिक व्यवसाय। तो ध्यान रखिएगा, अगर व्यापार में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा हो जो कि गैर कानूनी है या कि अवैधानिक है, ठीक है, तो वो किया गया कार्य साझेदारी के अकॉर्डिंग मतलब साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी तभी कहलाएगी कि जब व्यापार का संचालन विधान के नियमों के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। ठीक, तो आपको वैधानिक व्यवसाय में यह ध्यान रखना है साझेदारी के लक्षण में कि वैधानिक व्यवसाय तभी कहलाएगा कोई भी साझेदारी जब सरकार के नियमों के अनुरूप ही अपने व्यवसाय को संचालित कर रही हैं। ठीक है, चौथा नंबर है, देखिए लाभ विभाजन। तो साझेदारी के लक्षण में आप फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं लाभ विभाजन। तो ध्यान रखिए, अगर साझेदारी संस्था, कहने का मतलब कुछ व्यक्ति आपस में मिलजुल कर व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं, लेकिन वो लोग लाभ हानि को विभाजित नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लेकिन साझेदारी के लक्षण में लाभ हानि को विभाजन करना अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब साझेदारी में लाभ हानि को विभाजित किया जाता है, और लाभ हानि का विभाजन निश्चित रूप से होता ही होता है, मतलब ये अनिवार्य होता है। और जो लाभ हानि विभाजन का रेशियो है वो हमने आपको बताया कि ये पूर्व निर्धारित होता है, ये आपका अनुबंध में बताया हुआ होता है। ठीक है, कि लाभ हानि का विभाजन कौन सा साझेदार किस अनुपात में वहन करेगा। ठीक, उसके बाद देखिए हम आपके लिए अब अगला पॉइंट है असीमित उत्तरदायित्व। फिफ्थ नंबर है असीमित उत्तरदायित्व। तो देखिए कैसे असीमित उत्तरदायित्व। मान लीजिए साझेदार किसी फर्म का संचालन कर रहे हैं, ये फर्म क्या कहलाती है, साझेदारों द्वारा जो भी संस्था या जो भी व्यवसाय किया जा रहा है तो वो उनके द्वारा मिला जुला रूप फर्म कहलाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो अपनी संस्था का कोई ना कोई नाम रखते हैं। तो देखिए साझेदारी क्या कहलाएगी, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य किया गया हो। ठीक, उनके द्वारा साझेदार इकट्ठा होना क्या कहलाएगी, साझेदारी कहलाएगी। और वो सभी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। उसी तरह साझेदारों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, फर्म का कार्य कहलाएगा। अब देखिए साझेदारों का असीमित उत्तरदायित्व क्या कहा गया है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी साझेदार जब व्यवसाय के कार्यों को संचालित करता है तो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य सारे साझेदारों को यानी सारे साझेदारों का कार्य किया गया ही माना जाता है। ठीक,
अब आपका असीमित उत्तरदायित्व कैसे हो सकता है? तो देखिए, मान लीजिए कभी व्यापार में हानि ही हानि हो रही हो, ठीक है, हानि हो रही होगी तो क्या होगा, हो सकता है आप दिवालिया भी हो जाएं। दिवालिया का मतलब होता है अपने लेनदारों का ऋण चुकाने में असमर्थ होना, या कि अपने दायित्वों का वहन ना कर पाना। अब मान लीजिए आपके पास जितने भी संसाधन या जितनी भी पूंजी आपके व्यवसाय में है, उनको सभी को आप बेचने के पश्चात भी अपने लेनदारों का ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। तब आप क्या करोगे? तब सभी साझेदारों का ये दायित्व होता है कि वो अपनी निजी संपत्ति को बेचकर भी अपने लेनदारों का ऋण क्या करेंगे? चुकाएंगे। तो देखिए, उनका हुआ ना सीमित उत्तरदायित्व। कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके व्यवसाय में कोई भी संपत्ति नहीं है और वो अपने लेनदारों का दायित्व अब वहन करने से बच पाएंगे। उनको अपनी निजी संपत्ति भी बेचकर अपने दायित्वों का वहन करना पड़ेगा। या कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी व्यापार में 5 साझेदार हैं। अब 5 साझेदारों में से 4 साझेदार दिवालिया हो गए, लेकिन कोई एक साझेदार अभी भी दिवालिया नहीं हुआ है। तो उन 4 साझेदारों के बदले भी वो जो अकेला बचा है वो ऋण का वहन करेगा। तो कहने का मतलब होता है कि साझेदारों का असीमित उत्तरदायित्व होता है। अब देखिए, एक और लक्षण है, 6वां नंबर है परम सद्विश्वास। तो जो साझेदार होते हैं उनके बीच आपस में बहुत ही क्या होता है? विश्वास होता है। वो कहने का मतलब उनके द्वारा एक दूसरे पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर किसी भी प्रकार से संदेह नहीं किया जाता है। और जब भी कोई साझेदार कार्य करता है तो एक दूसरे साझेदार उसके किए गए कार्य पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। फिर देखिए, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट कहने का मतलब ये है, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट किस प्रकार हो सकता है? तो जब कोई व्यवसाय साझेदारी के द्वारा की जाती है तो किसी भी साझेदार द्वारा किया गया कार्य सभी साझेदारों के समान ही होता है। यानी कि मान लीजिए 4 साझेदार हैं तो उनमें एक साझेदार कोई ऐसा कार्य करता है कि व्यवसाय को लाभ या हानि होती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक साझेदार जिम्मेदार होंगे और उस लाभ हानि का आपस में वहन करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी साझेदार अगर व्यवसाय में या कि साझेदारी में कोई कार्य करता है तो वो प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया कार्य ही माना जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या होता है? एजेंट होता है। तो ये तो थे आपके साझेदारी के लक्षण। अब आप सभी लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, घर में ध्यान से 2nd चैप्टर साझेदारी का अर्थ पढ़ोगे, कम से कम 2 परिभाषाएं याद करोगे। उसके बाद लक्षण, आप अगर 7 लक्षण या कि 6 लक्षण भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो ध्यान से इनका विस्तृत जो भी व्याख्या बुक में किया गया है उसको ध्यान से पढ़िए। और आपका ये साझेदारी का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से कंठस्थ करिए, समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें और साझेदारी संलेख के अभाव में कौन से नियम हैं।
ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद भी अभी हमारा कुछ कुछ चीजें थ्योरी पार्ट में बचेंगी, तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में एंटर करेंगे। तो सभी बच्चे घर में ध्यान से इसको रीड करेंगे। थैंक यू।